हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ दिस इज प्रशांत झा। और बच्चों, आज जो आपके सिलेबस में जो आपको डराती थी, जो आपको भगाती थी और जो आपको अपने खौफ से सामना करवाती थी, हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वो है मैप वर्क। चाहे वो ज्योग्राफी, अभी हमने ज्योग्राफी का किया है। इस ज्योग्राफी में चाहे वो सॉइल के प्रॉपर्टीज हो कि रेड सॉइल कहां पाया जाता है, एलुवियल सॉइल कहां पाया जाता है, लेटराइट सॉइल कहां पाया जाता है, चाहे वो मिनरल्स को लेके हो, चाहे वो पोर्ट्स को लेके हो, चाहे वो एयरपोर्ट्स को लेके हो, इन सभी के ऊपर क्लैरिटी के साथ, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो समझ लेना, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से तुम्हारे सारे मैप तुम्हें याद हो जाएंगे। और एग्जाम में अगर एक भी मैप ज्योग्राफी से आ गया तो तुम्हें 5 मार्क्स देने से कोई नहीं रोक पाएगा। 5 मार्क्स लेने से तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखो और समझो, और एग्जाम से पहले भी एक बार इसको 2x पे रिवीजन कर लेना, ताकि तुम्हारे एग्जाम्स को लेके ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे आसान हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं इस सेशन को। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम इस मैप वर्क की शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी के मैप को समझ के। और वो हम कैसे समझेंगे बच्चों? तो अगर स्टार्टिंग में मैं बताऊं आपको, तो इसमें मैं ये आपको बताऊंगा कि जो सॉइल है वो पार्टिकुलर जो हमारा इंडिया का एरिया है उसी में क्यों है। राइस अगर कर्नाटका में उगता है कि नहीं उगता है, या राइस किस पार्टिकुलर एरिया में इंडिया में उगता है, सॉइल जो का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके आधार पे जो हमारा एग्रीकल्चरल हमारा जो पर्सपेक्टिव है हमारे इंडिया का, कि कौन से एरिया में कौन सा राइस होना चाहिए, कि वीट होना चाहिए, वो एलुवियल सॉइल में होना चाहिए, लेटराइट सॉइल में होना चाहिए, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम मिनरल्स और जो पोर्ट्स हैं वो कहाँ हैं, उसके बाद जो इंडिया का जो एयरलाइन है वो कहाँ है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो पहले ज्योग्राफी के बारे में हम समझते हैं। देखो बच्चों, इस मैप को गौर से देखो। ये मैंने आपके ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से समझाया है इस मैप को, बट एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया देता हूं कि इस मैप में क्या है। तो भैया, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पोर्शन जो ग्रीन वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। तो इस फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल का मतलब क्या हुआ कि जहां जंगल होगा और जहां पहाड़ होगा, उस एरिया में जो भी मिट्टी पाई जाएगी बच्चों, उस मिट्टी को हम फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल बोलेंगे। तो फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल कहां पाया जाएगा? तो भैया माउंटेन कहां है? इस एरिया में है ना। हिमालय कहां? यहीं है ना, यहां है ना, तो यहीं पे माउंटेन सॉइल पाया जाएगा। अब उस माउंटेन से जो रिवर निकल रही है, जो हमारी माइटी रिवर है, जैसे कि गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, तो इन सारे रिवर जो कहां से निकलती हैं, इसी एरिया में निकलती है। गंगा जी चाहे यहाँ पे लूनी नदी निकलती है गुजरात साइड में, चाहे पंजाब साइड में सरस्वती, चाहे दामोदर सोन, इन सब जो भी माइटी रिवर है वो इसी एरिया में बहती हैं। और इन रिवर्स की वजह से जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल। क्यों एलुवियल सॉइल बोलते हैं? क्योंकि वो जो सॉइल होती है वो होती है पोरस, उसमें हवा और पानी इजिली जा आ सकता है, और पानी का जो मॉइस्चर है वो उस सॉइल को कंटेन करने की एबिलिटी उस सॉइल की अच्छी है, इसीलिए इसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं। और एलुवियल सॉइल पाया कहां जाता है बच्चों? इस एरिया में। इस एरिया में कौन कौन से स्टेट है? पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उसके बाद दिल्ली भी आता है, उसके बाद ये यूपी, बिहार, झारखंड और थोड़ा बहुत बंगाल और बांग्लादेश वाला जो रीजन है वो। तो इस एरिया में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कल को कि भैया ये मुझे बताओ कि एलुवियल सॉइल कहां पाया जाता है, और ऑप्शन में रहेगा यूपी, ऑप्शन में रहेगा कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला, तो क्या लगाओगे ऑप्शन में? कर्नाटक तमिलनाडु लगाओगे? नहीं, क्योंकि कर्नाटक तमिलनाडु इस रीजन में है नहीं है। इस एरिया में क्या है? यूपी, इसीलिए क्या लगाओगे? टिक, यूपी। अब हम समझते हैं, जब हमने समझ लिया कि एलुवियल सॉइल के बारे में, अब हम समझते हैं कि ये जो ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल इस वाले रीजन में पाया जाता है। और इसको हम लोग ब्लैक सॉइल क्यों बोलते हैं बच्चों? तो इस अमेजिंग चीज को जानने के लिए पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इंडिया का फॉर्मेशन, अभी इंडिया के नेबर में कौन सी कंट्री है भाई? इंडिया के नेबर में कंट्री है चाइना और सेंट्रल एशिया। लेकिन क्या हमेशा से इंडिया के नेबर में चाइना ही थी? नहीं। इंडिया जब लाखों साल पहले एक अलग लैंडमास थी, और वो लैंडमास एशिया के लैंडमास से टकराई, और जब वो टकराई तो दो लैंडमास जब एक दूसरे के साथ टकराती है तो लैंड जो होती है वो फोल्ड होती है, और जब वो बहुत बड़ा लैंड फोल्ड होता है तो उसी से माउंटेन का क्रिएशन होता है, और उसी माउंटेन पे माउंटेन सॉइल पाया जाता है, और उसी माउंटेन से जो रिवर निकलती है वो एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन करती है। लेकिन ब्लैक सॉइल तो सर आपने बताया नहीं, आपने तो स्टोरी सुना दिया पर ब्लैक सॉइल नहीं बताया। तो भैया यहाँ पे एक थोड़ा सा सस्पेंस है
क्या सस्पेंस है कि एशिया के लैंड मास से टकराने से पहले इंडिया जो है वो एक एरिया से गुजरती है जिस एरिया में ज्वालामुखी का भंडार होता है। तो उस ज्वालामुखी के ऊपर से जब इंडिया गुजरती है, चाहे मैं ये बोलूं कि इंडिया का ये रीजन उस एरिया के ऊपर से गुजरता है, तो नीचे में ज्वालामुखी और ऊपर में मिट्टी, तो मिट्टी क्या होती है उस ज्वालामुखी की वजह से जल जाती है, और जलने के बाद कोई चीज ब्लैक तो होगी, इसीलिए इस मिट्टी को ब्लैक सॉइल बोलते हैं। और ये कहां पाया जाता है बच्चों? ये पाया जाता है हमारे डेक्कन प्लेट्यू रीजन में। और इसी डेक्कन प्लेट्यू रीजन में जो ब्लैक सॉइल पाया जाता है, तो ब्लैक सॉइल मॉइस्चर कंटेन करने की एबिलिटी ब्लैक सॉइल में एलुवियल सॉइल से भी ज्यादा होती है। और सबसे ज्यादा मॉइस्चर जो है वो किस चीज में जरूरत पड़ती है बच्चों? तो सबसे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है हमें कॉटन के प्रोडक्शन में। इसीलिए कॉटन का जो प्रोडक्शन होता है, कॉटन की जो खेती होती है, वो खेती इसी ब्लैक सॉइल वाले रीजन में होता है। तो कल को अगर तुमसे ये पूछ दिया क्वेश्चन कि भैया कॉटन की प्रोडक्शन क्या बांग्लादेश में होती है, या कॉटन की प्रोडक्शन क्या बिहार यूपी में होती है? नहीं, कॉटन की प्रोडक्शन तो महाराष्ट्र और कर्नाटक रीजन में ही हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि उसी रीजन में ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। नाउ अब मैंने तो भैया ये एलुवियल सॉइल बताया था, तो एलुवियल सॉइल में कौन सी वाली क्रॉप होती है ये भी जान लेते हैं। तो एलुवियल सॉइल में जनरली जो क्रॉप होती है वो सब तरह की क्रॉप, पर जनरली सुगर केन पाया जाता है, क्योंकि सुगर केन को भी पानी की बहुत मात्रा चाहिए, इसीलिए सुगर केन यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे भी। अब हम समझते हैं कि भैया फॉरेस्ट, एलुवियल और ब्लैक सॉइल हो गया, थोड़ा रेड एंड येलो के बारे में भी तो सर बता दो। तो देखो भाई, तो जिस भी रीजन में बच्चों मिनरल्स पाई जाती है, जिस भी रीजन में आयरन पाई जाती है या एल्यूमिनियम पाई जाती है, इन सब का और जिस भी रीजन में पाया जाता है, कौन से रीजन में पाया जाता है भाई? झारखंड में पाया जाता है, उसके बाद उड़ीसा में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में और थोड़ा बहुत केरला में भी पाया जाता है। तो इस रीजन में भाई, इस रीजन में मिनरल और आयरन पाया जाता है, मतलब वही हुआ, एक ही चीज हुआ। तो अब इस रीजन में अगर बारिश हो गई तो उसको रेड बोल देंगे, अगर बारिश नहीं हुई तो येलो बोल देंगे। क्लियर है? मतलब क्या है, जहां पे मिनरल पाया जाता है और बारिश हो गई तो उसको रेड बोल देंगे, और मिनरल पाया जाता है लेकिन बारिश नहीं हो रही है तो उसको येलो बोल देंगे। बस सिंपल है, सिंपल है, और कुछ नहीं जानना है इसमें। अब देखो रेड एंड येलो सॉइल हो गया क्लियर। अब बात करते हैं लेटराइट क्या है भाई। लेटराइट यहां पे पाया जाता है जहां पे बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा जंगल होता है, और इस रीजन में तो आपको पता है नॉर्थ ईस्ट रीजन के आसाम रीजन में, चाहे मेघालय, चाहे उस रीजन और भी अलग अलग रीजन में लेटराइट सॉइल पाया जाता है। क्यों? वहां पे बहुत बड़े बड़े जंगल है, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, और उस पेड़ के ऊपर में जब बारिश होती है तो वहां पे जहां जहां बड़े बड़े पेड़ होंगे वहां बहुत बारिश होगी, और जब बहुत बारिश होती है तो क्या होती है? तो मिट्टी के ऊपर से अगर लगातार पानी बहते रहेगा बहते रहेगा बहते रहेगा, तो जो मिट्टी की जो सबसे फर्टिलिटी, मिट्टी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो मिट्टी का सबसे सरफेस पार्ट होता है, उसी में न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, उसी में मॉइस्चर रहता है, उसी में ह्यूमस कंटेंट रहता है, और उसी के ऊपर से बार बार अगर पानी जा रहा है तो किस चीज़ का एरोजन होगा? मिट्टी के टॉप सॉइल का होगा एरोजन, मिट्टी के अपर सरफेस का एरोजन होगा, और इसी के साथ क्या हो जाएगा? जो मिनरल वाला, सॉरी, जो ह्यूमस वाला कंटेंट है वो भी मिट्टी का हटते जाएगा। तो इस वजह से उस मिट्टी की कलर जो है बच्चों वो ईंटे की कलर की हो जाती है, ईंट की कलर की वो हो जाती है, और ईंट को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिक, और इसी ब्रिक को लैटिन में बोलते हैं लेटर, और इसी लेटर वर्ड की वजह से चूंकि इसका कलर ईंट की समान है इसीलिए हम इसको लेटराइट सॉइल बोलते हैं। और एरिड का और लेटराइट सॉइल कहां? इस रीजन में, केरला वाले रीजन में और नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, आसाम जैसे जगह में पाया जाता है। लेकिन अब हम समझते हैं एरिड, तो भैया एरिड का मीनिंग ही होता है ड्राई, एरिड का मीनिंग ही होता है ड्राई। तो ड्राई मिट्टी है भाई, बलुआही मिट्टी है भाई। मतलब कि बलुआही मिट्टी क्यों है? क्योंकि पानी नहीं हुई ना, पानी हुई रहती तो वो बलुआही मिट्टी नहीं होती। तो जहां सबसे कम पानी होता है, जहां सबसे कम बारिश होती है, उस रीजन में सबसे कम बारिश कहां होता है? राजस्थान वाले रीजन में। तो उस रीजन में बच्चों एरिड सॉइल पाया जाता है, क्योंकि वहां पे बारिश बहुत कम होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे एग्जाम में कि भैया ये रेड एंड येलो सॉइल कहां पाया जाता है, दिमाग में क्लियर रहेगा? ब्लैक सॉइल कहां पाया जाता है, दिमाग में क्लियर रहेगा? एलुवियल सॉइल कहां पाया जाता है, दिमाग में क्लियर रहेगा? बताओ क्यों नहीं क्लियर रहेगा? क्योंकि इस मैप को अगर आप एक दो बार देख लोगे तो आपको ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एक पूरा एक
तरीका छप जाएगा आपके दिमाग में कि मैप को अगर हमको सोचना है मिट्टी के पर्सपेक्टिव से तो हम कैसे सोचेंगे। और सेम चीज अब मिट्टी की वजह से ही वहां के क्रॉप्स में भी डिफरेंस आते हैं। जैसे मिट्टी के में क्या कौन सी एलुवियल सॉइल है और इस मिट्टी में जो है वो पानी का कंटेंट ज्यादा होता है, इसी वजह से एलुवियल सॉइल में सुगर केन वाला क्रॉप, चाहे कोई भी क्रॉप हो सकता है लेकिन सुगर केन जनरली इस वाले पोर्शन में होता है क्योंकि यहाँ पे बारिश अच्छी खासी होती है। और सुगर केन यहाँ भी होती है क्योंकि यहाँ पे बारिश ज्यादा नहीं होती है, लेकिन जितनी भी बारिश होती है तो उस मिट्टी की जो मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेबिलिटी है किस मिट्टी की, ब्लैक सॉइल की, वो ज्यादा है। इसी वजह से अगर कम भी बारिश होता है लेकिन उस मिट्टी में नमी रहती है। और इसी वजह से यहाँ पे जहां जिस भी क्रॉप को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है वो क्रॉप इस रीजन में हो सकता है। कौन से क्रॉप को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है सुगर केन, इसीलिए सुगर केन भी हो सकता है। और कौन सी क्रॉप है, तो भैया वही जो मैंने बताया था कि भैया कॉटन, तो कॉटन भी यहां पाया जाता है। तो पूछे कोई कॉटन कहां पाया जाता है, सीधा सोचोगे जहां ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल कहां है, महाराष्ट्र और कर्नाटक रीजन में, सीधा मतलब और कुछ सोचना ही नहीं है। क्वेश्चन आया कॉटन, दिमाग में लगा ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल दिमाग में आया, सीधा दिमाग में चला जाना चाहिए महाराष्ट्र, सीधा कर्नाटक। लैटराइट सॉइल दिमाग में आए तो सीधा दिमाग में चला जाए केरला, सीधा चला जाए नॉर्थ ईस्ट। तो ये सारी चीजें कैसे पता चलेगी, ये सारी चीजें पता चलेंगी जब तुम अपने घर पे रेगुलर तरीके से मैप देखते रहोगे और अपने भारत देश के राज्यों को जान पाओगे। क्योंकि हमारा ही तुम्हारा ही है ना देश, हमारा ही है ना देश। तो इस देश के अगर राज्यों के बारे में नहीं समझ पाएंगे तो कैसे बोलेंगे कि हम हिंदुस्तानी है। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट पीपीटी, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, जिस स्लाइड में बताया गया है वाटर रिसोर्सेज। अब ये वाटर रिसोर्सेज क्यों है और ये लैंड से क्या कॉन्टेक्स्ट है, तो भैया जहां जहां डैम है, और डैम क्या होता है भाई, तो डैम एक स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर रिवर के पास बनाया जाता है। रिवर यहां से जैसे मूव हो रही है ना, तो इसको रोकने के लिए एक बड़ा सा वॉल जैसा क्रिएट कर दिया जाता है। मान लो ये वॉल क्या करता है, रिवर को आने से रोकता है, और इसी वजह से यहां पे रिवर पूरी तरह से जो है स्टोर हो जाता है। फिर इस वॉल में एक छोटा सा होल किया जाता है जिसके थ्रू पानी का बहाव, पानी का जो बहाव होगा, पानी की जो स्पीड होगी वो बहुत ज्यादा होगी, और इसी बहाव में यहां पे टरबाइन लगा दिया जाता है। और उस टरबाइन को जो पानी नचाती है, क्योंकि पानी का तो फ्लो बहुत ज्यादा है उस टाइम पे, तो उस फ्लो की वजह से टरबाइन बहुत स्पीड में नचती है। तो टरबाइन के घूमने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। फिजिक्स, काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी, समझ रहे हो ना। ओके, तो इस वजह से यहां पे डैम जो है वो बनाया जाता है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो रही है। और डैम से अगर मान लो पानी यहां पे हम होल्ड कर रहे हैं तो इसमें से अलग अलग चैनल, अलग अलग पाइप के थ्रू, अलग अलग नहर के थ्रू हम पानी का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। मतलब पानी जहां जहां नहीं भी गई है, जहां जहां नदियों का प्रवाह नहीं भी गया है, उस रीजन में भी हम उस नदी को मोड़ करके चैनल के थ्रू उस जगह पे भी हम पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो तरीका समझ में आया। तो डैम कहां कहां, डैम क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस डैम की वजह से एग्रीकल्चर अच्छा हो जाता है, इस डैम की वजह से फैक्ट्री को इलेक्ट्रिसिटी मिल जाता है, इस डैम की वजह से हम फिशरीज कल्चर, मत्स्य पालन कर पाते हैं, इस डैम की वजह से यहां का टूरिज्म सेक्टर डेवलप हो जाता है। तो इतना जब फायदा है, इसी फायदे की वजह से हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने इसको द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था। तो टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया समझ गए। अब ये टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कौन कौन से जगह पे है, जो मेजर है, है तो बहुत सारे, पर आपके एग्जाम्स को लेके कौन कौन से डैम्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं और वो कहां कहां है, इन सबको मैंने यहां पे लिखा है। जैसे सलाल डैम कहां है भैया, चेनाब। और चेनाब रिवर कहां है मेरे भाई, याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप 11 12 में जाओगे तब मैं ही आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो, तो सलाल इतना याद करना है, चेनाब रिवर पे और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। क्योंकि चेनाब आपने सुना भी होगा। अगर जम्मू कश्मीर की रिवर याद करनी है, मैं एक थोड़ा छोटा सा ट्रिक बताता हूं। इन जून कार रन्स अ बिट स्लो, मतलब IN से इन से इंडस, जे से जून से जे से झेलम, कार का C से चेनाब, और रन का R से रावी, और बिट का B से ब्यास,
और स्लो के एस से सतलज। बस, तो जम्मू कश्मीर में इतने रिवर पाए जाते हैं। तो इन्हीं वजह से बाकी ये चीजें मैंने एक छोटा सा ट्रिक बताया, ये आपको अगर जानना होगा तो आप बताइए मुझे कमेंट में। बट स्टिल सलाल कहां, चेनाब में पाया जाता है। भाखड़ा नांगल आपने बहुत सुना होगा इसके ऊपर, इसके बारे में। ये सतलज रीजन में पाया, सतलज नदी के ऊपर में है और ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश, सतलज दिमाग में आएगा, सीधा सोच लो कि भैया ऊपर ही होगा कहीं पे। हमारे इंडिया के जो मुकुट है जम्मू कश्मीर, चाहे हिमाचल चाहे उत्तराखंड, इसी रीजन में होगा। तो ज्यादा ब्रीफली आपसे नहीं पूछेगा। तो तेहरी डैम भागीरथी उत्तराखंड में पाया जाता है। राणा प्रताप सागर चंबल राजस्थान में पाया जाता है। सरदार सरोवर डैम नर्मदा गुजरात में पाया जाता है। हीराकुद डैम महानदी के ऊपर ओडिशा में पाया जाता है। नागार्जुन सागर कृष्णा तेलंगाना रीजन में पाया जाता है। और तुंगभद्रा जो डैम है वो तुंगभद्रा नदी पे पाया जाता है। कहां पे? कर्नाटक में। ये देखो मैप भी बना हुआ है, मैप भी बना हुआ है कि देखो सलाल डैम यहां है जम्मू एंड कश्मीर, और भाखड़ा नागल यहां देखो हिमाचल प्रदेश। और अब अगर ये रीजन क्या है और कौन सा स्टेट है तुम्हें नहीं पता है तो भैया शर्म करो। तो भाई तुम शर्म करो, क्योंकि अगर तुम्हें ये नहीं पता है तो क्या पता है भाई। इतना दिन से मैं बोल रहा हूं कि याद कर लो, याद कर लो, याद नहीं किया तो कैसे पता चलेगा। अगर तुम्हें याद रहता तो यहां पे तुम बिल्कुल टिक लगा सकते हो कि हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नागल पाया जाता है, तेहरी उत्तराखंड में पाया जाता है। मुंह पे याद है भाई मेरे, कैसे याद है? बार बार मैप देखता हूं, तुम भी बार बार मैप देखोगे, तुम्हें भी याद हो जाएगा। और कुछ थोड़ी करना है, कंसिस्टेंसी रखो यार, कंसिस्टेंसी रखो। अब देखो राणा प्रताप सागर यहां है भाई, क्यों? क्योंकि चंबल नदी यहां है। तो जहां चंबल होगा वहीं तो राणा प्रताप सागर होगा ना। चंबल कहां से गुजरती है? यहां से, मध्य प्रदेश राजस्थान होते हुए, सिंपल। उसके बाद पूछ देगा नागार्जुन सागर कहां है। तो जब तुम मैप बार बार देखोगे तब तुम्हें आइडिया लग जाएगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि ये जो व्हीट और राइस का डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे प्यारे बच्चों, कि हमारे देश की जो प्रमुख फसल है, प्रमुख अनाज है, सीरियल्स है, वो क्या है कि भैया चावल और गेहूं। चावल से हम चावल खाते हैं जिसको हम लोग के इधर भात बोलते हैं। व्हीट से हम, मतलब गेहूं से हम आटा होता है, उस आटे से हम रोटी बनाते हैं, पिज्जा बनाते हैं, उसी से हम आपको वो बिस्किट बनाते हैं। समझ रहे हो? तो ये राइस और व्हीट बहुत इंपॉर्टेंट है। राइस से हम सुशी बनाते हैं। अभी ये सुशी क्या होता है मुझे भी नहीं पता, मैंने नाम सुना, मैंने बता दिया। तो राइस और व्हीट जो है वो भारत का प्रमुख फसल है। और ये प्रमुख फसल कहां कहां पाया जाता है सर? पूछ देगा एग्जाम में, कहां कहां पाया जाता है। याद करते रहोगे कि व्हीट राइस पंजाब में है, हरियाणा में है, व्हीट कहां पाया जाता है। इतना याद करने का टाइम है तुम्हारे पास? इतना याद करने का टाइम है? नहीं है ना। मेरे पास भी बताने का टाइम नहीं है। तो अपन एक बीच का रास्ता निकालते हैं। हम तो पढ़ा देंगे, हम तो तुम्हें 24 घंटे बता देंगे इसके बारे में, 24 घंटे, लेकिन तुम याद नहीं कर पाओगे। इसीलिए जो एक बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूं, एक जो ट्रिक बता रहा हूं तुम्हें, जिससे तुम्हें ये याद हो जाए, वो ट्रिक क्या है मेरे प्यारे भाई? वो ट्रिक ये है। तो भैया ये तो क्या है, ये तो सर हमारे एनसीईआरटी के बुक में भी है, क्या ही आपने यहाँ दिखा रहे हो हमें? तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये जो ग्रीन वाला पार्ट तुम देख रहे हो, ऊपर में क्या है? राइस। ये वाला पार्ट में राइस पाया जाता है। तो इसी रीजन में राइस क्यों पाया जाता है? इसी रीजन में राइस क्यों पाया जाता है? और इस पिंक वाले रीजन में ही व्हीट क्यों पाया जाता है? सोचो क्यों पाया जाता होगा इसी रीजन में राइस और इसी रीजन में व्हीट? इसका जब मैं लॉजिक बताऊंगा तो वो लॉजिक बहुत अमेजिंग है और वो तुम्हें हमेशा याद रहेंगी। और इस लॉजिक को सुनने के बाद तुम्हें कभी ये सोचना नहीं पड़ेगा कि राइस कहां कहां पाया जाता है, उस राज्य को याद रख ले, उस स्टेट को याद रख ले, चाहे व्हीट कौन सी रीजन में पाया जाता है ये सब याद रखे ना, बिल्कुल नहीं। ये समझो, खत्म। ओके बच्चों, तो अब हम समझते हैं राइस क्या है। ये राइस भाई, क्या राइस है ये? तो भैया देखो, अगर तुमने थोड़ा सा भी एग्रीकल्चर वाला चैप्टर पढ़ा है तो इतना आइडिया हो ही गया होगा। नहीं आइडिया तो मैं बता देता हूं कि राइस, चावल को चाहिए होते हैं ढेर सारा पानी, और ढेर सारा पानी उसे मिलेगा कैसे? जब राइस को ढेर सारा पानी मिलेगा तभी वो वहां पे, जब किसी भी रीजन में बहुत ज्यादा बारिश होगा तो उसी रीजन में हम राइस का प्रोडक्शन कर सकते हैं। और इस रीजन में बच्चों, इस रीजन में बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो सर आपने बता तो दिया कि इस रीजन में बहुत ज्यादा बारिश होता है, पर हमें कैसे याद रहेगा कि इसी रीजन में बारिश होती है? कैसे याद रहेगा भाई?
बात तो तुम सही कह रहे हो, बात तो तुम सही कह रहे हो कि बारिश तो होती है, लेकिन याद कैसे रहेगा? तो याद हम कराएंगे। देखो, इस पोर्शन में, ये वाला जो पोर्शन है मेरे भाई, इस पोर्शन में बड़े बड़े पहाड़ हैं। एक पहाड़ तो इधर है, हिमालय वाला पार्ट, और एक इस साइड में है, बड़े बड़े पहाड़ हैं। और इन पहाड़ों की वजह से क्या होता है, देखो बारिश कैसे होती है। बारिश ऐसे होती है कि जब हवा समंदर के ऊपर से बहता है, गर्म हवा जब समंदर के ऊपर से बहता है, तो वो समंदर भी, अब गर्मी में समंदर भी बॉयल हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, तो वो इवेपोरेशन ऊपर होता है, मतलब आसमान में उसकी भाप बन रही है, और हवा क्या करता है, उसी भाप को एब्जॉर्ब करके यहां पे आ जाता है। लेकिन इस रीजन में जो है वो उसको क्या करती है, पहाड़ रोक लेती है, तो वो इस पहाड़ की वजह से बाकी के एरिया में आ नहीं पाता है। तो इसीलिए बारिश जो होता है वो इसी रीजन में हो जाती है, इस रीजन में हो ही नहीं पाती है। पहाड़ के उस साइड बारिश होती है, पहाड़ के उस साइड, पहाड़ के इस साइड बारिश नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि जो नमी वाला पानी, नमी वाला हवा है, जो पानी जो भर के हवा लेके आ रहा है, उसको पहाड़ ने रोक लिया, तो वो इस रीजन में आ ही नहीं पाता है, जिसके कारण बारिश हो ही नहीं पाती है। और यहां पे जो भी माउंटेन है वो छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो इसीलिए यहां से जो भी हवा समंदर के ऊपर से क्रॉस करके जाती है, तो समंदर के पानी को हवा एब्जॉर्ब कर लेती है, और उस हवा की वजह से इस एरिया में बहुत ज्यादा ही बारिश हो पाती है। और बारिश होने की वजह से इस एरिया में कोरोमंडल कोस्ट से लेके ऊपर तक बहुत ज्यादा बारिश होती है। और इसी बारिश की वजह से, और बारिश यहां भी होती है, मैंने बोला ना कि पहाड़ के इस साइड, तो जो हमारा ये केरला है भाई, तो केरला जो हमारा जो माउंटेन है ना इस रीजन में, वो केरला माउंटेन के दूसरे साइड केरला स्थित है। तो इस माउंटेन के इस साइड, गौर से सुनो, माउंटेन के इस साइड केरला है, इसीलिए केरला में बहुत हेवी बारिश होती है, और इसीलिए केरला में भी राइस का प्रोडक्शन होता है। क्यों? क्योंकि बारिश होती है यहाँ पे, और इस रीजन में तो बारिश होती है क्योंकि यहाँ पे कोई पहाड़ है नहीं रोकने वाला, और इसीलिए इस रीजन में जो है वो राइस का प्रोडक्शन होता है। अब इस रीजन में कौन कौन से स्टेट आते हैं? सिंपल, चुटकियों में याद होना चाहिए। बिहार है सर, झारखंड है सर, उड़ीसा है सर, थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ भी है, तेलंगाना भी है, आंध्र प्रदेश भी है, थोड़ा सा तमिलनाडु का पार्ट भी है, ऊपर में हमारा ये वेस्ट बंगाल भी है। तो कोई पूछेगा राइस का प्रोडक्शन कहां होता है, समझ पाओगे? समझ पाओगे? बिल्कुल समझ पाएंगे सर। अब वीट, तो भैया राइस को चाहिए बहुत सारा पानी, और वीट है नहाने से डरता है। गेहूं जो है ना भाई, वो नहाने से डरता है, उसको पानी से ना डर लगता है। तो वीट जो है वो, उसमें क्या होता है ना कि उसको पानी कम से कम चाहिए, और उसको पानी कम से कम चाहिए तो उसको कहां होना पड़ेगा, उसका मतलब उसके लिए जो किसान है वो कहां पे, उनको प्रॉपर एक जगह है जहां पे वो गेहूं की खेती कर सकते हैं, तो उस रीजन में वो खेती कर सकते हैं जहां पे बारिश नहीं होती है। और बारिश इस साइड में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है इस साइड में बारिश? देख रहे हो, राजस्थान वाले रीजन में बारिश होती है क्या? नहीं होती है ना। और पंजाब वाले रीजन में भी बारिश ज्यादा नहीं होती है, कम सम होती है, लेकिन वहां पे इरिगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी है। और इस वाले रीजन में जो है वो बारिश ज्यादा नहीं होती है, और इसीलिए यहां पे वीट पाया जाता है। लेकिन एक चीज और कि सर इस वाले रीजन में भी तो बारिश नहीं होती है, राजस्थान का इस पार्ट में भी तो बारिश नहीं होती है, तो फिर यहां पे वीट क्यों नहीं मिलता है? तो मैंने बात कहा कि पानी कम चाहिए, पर राजस्थान वाले इस रीजन में बिल्कुल पानी नहीं है, तो इसीलिए वहां पे वीट नहीं है। और वीट जो होता है वो ठंडा वाले इलाके में होता है, ठीक है। तो यहां पे माउंटेन है, इसीलिए इस वाले पार्ट में जो है वो वीट होती है। तो अगर तुमसे कोई पूछेगा राइस का डिस्ट्रीब्यूशन बता दो, मुंह पे आना चाहिए। अगर तुमसे कोई पूछेगा वीट का डिस्ट्रीब्यूशन बता दो, मुंह पे आना चाहिए। एग्जैक्ट फिगर कोई नहीं पूछेगा, एग्जैक्ट स्टेट कोई नहीं पूछेगा, आइडिया भी बता दोगे ना कि थोड़ा बहुत एमपी में पाया जाता होगा, थोड़ा बहुत पंजाब में होता होगा, थोड़ा बहुत हरियाणा में होता होगा, मान लेंगे लोग। पंजाब में भी राइस का प्रोडक्शन होता है, ऐसा नहीं है, पंजाब में भी राइस का प्रोडक्शन होता है, वीट का भी होता है। लेकिन राइस का प्रोडक्शन के लिए तो सर बारिश, पानी चाहिए ना, लेकिन पंजाब में तो पानी है नहीं। क्यों? तो भाई पंजाब में भी राइस का प्रोडक्शन होता है, लेकिन बारिश थोड़ी बहुत तो होती ही है।
क्योंकि इस रीजन में जो बारिश होती है ना, यहाँ भी बारिश होती है, इस रीजन की वजह से पंजाब में भी थोड़ी बहुत बारिश होती है, तो पंजाब में पानी भी अच्छा खासा है और वहां की इरिगेशन फैसिलिटी भी अच्छी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। वो क्या है? एग्रीकल्चरल। मैंने आपको बताया था क्रॉप के बारे में कि भैया एलुवियल सॉइल इस रीजन में पाया जाता है और इस वाले रीजन में बहुत बारिश होती है, इसी वजह से यहां पे शुगर केन और जूट पाया जाता है। शुगर केन यहां पाया जाता है तो यहां के लोगों ने बोला कि भाई अब हर जगह शुगर केन कर लेंगे, फिर जूट कौन उगाएगा, इसीलिए वहां पे जूट की खेती होती है। और इस वाले पोर्शन में मैंने आपको क्या बताया? कॉटन। मैंने आपको क्या बताया कि यहां पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है और ब्लैक सॉइल के पास मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, और मॉइस्चर मतलब पानी, तो पानी सबसे ज्यादा किसको चाहिए? शुगर केन को और कॉटन को। तो इसीलिए यहां पे शुगर केन भी होता है और कॉटन भी होता है। तो सर यहां पे शुगर केन भी होता है, कॉटन भी होता है, मान लिया आपने बोला, मैंने मान लिया कि शुगर केन और कॉटन होता है। लेकिन सर यहां भी शुगर केन, यहां भी शुगर केन, लेकिन सिर्फ कॉटन यही होता है, यहां क्यों नहीं होता है कॉटन? क्योंकि गन्ने को चाहिए कि मुझे सिर्फ पानी दो मैं तुम्हें गन्ना दूंगा, लेकिन सॉरी तुम मुझे पानी दो मैं तुम्हें डंडा दूंगा। तो लेकिन कॉटन को चाहिए कि मुझे सिर्फ पानी की ही नहीं फॉस्फोरिक की भी जरूरत है, और कॉटन में मतलब ब्लैक सॉइल में ये कंटेंट मिनरल ज्यादा होता है, यहाँ पे एलुवियल सॉइल में ये मिनरल ज्यादा नहीं होता है। इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया दूसरे वीडियो में, मतलब ज्योग्राफी वाले वीडियो में, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाले रीजन में। अब कॉफी यहां क्यों होता है भाई? तो कॉफी को चाहिए हिली प्लेस। देखो कॉफी और चाय दार्जिलिंग यहाँ है ना, यहाँ पे टी पाया जाता है और कॉफी यहां पाया जाता है। तो भाई टी और कॉफी दोनों को चाहिए कि मुझे एल्टीट्यूड चाहिए, मुझे हाइट पे उगना है, मुझे नॉर्मल लैंड पे नहीं उगना है, मुझे हाइट पे उगना है, पहाड़ों के ऊपर उगना है। तो ठीक है, यहां भी पहाड़ है, यहां भी पहाड़ है। अब क्या? तो सर यहां भी टी होना चाहिए ना, पर टी वहां क्यों हो रहा है और कॉफी यहीं क्यों हो रहा है, वहां क्यों नहीं कॉफी हो रहा है? क्योंकि मेरे भाई यहां पे कॉफी को और टी को दोनों को हाइट चाहिए, लेकिन टी बोलता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ हाइट चाहिए, और कॉफी बोलता है कि मुझे हाइट के साथ साथ बारिश भी चाहिए, और बारिश यहां भी होती है। तो इसीलिए यहां पे कॉफी पाया जाता है, और केरला के सबसे नीचे रबर पाया जाता है, क्योंकि लैटराइट सॉइल, सोचो लैटराइट सॉइल में सबसे कम न्यूट्रिएंट्स होता है और उतना न्यूट्रिएंट्स इनफ होता है रबर के क्रॉप को ग्रो होने में। तो यहां पे देखना ही नहीं है शुगर केन यूपी महाराष्ट्र। यूपी क्यों? क्योंकि एलुवियल सॉइल है और पानी रिवर बहुत ज्यादा है इसीलिए। महाराष्ट्र क्यों? क्योंकि यहां पे ब्लैक सॉइल है। टी आसाम में क्यों? क्योंकि यहां पे एल्टीट्यूड है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। कॉफी कर्नाटका क्यों? क्योंकि यहां पे एल्टीट्यूड भी और बारिश भी है। रबर केरला में क्योंकि लैटराइट सॉइल है। कॉटन महाराष्ट्र में क्यों? क्योंकि ब्लैक सॉइल है। जूट वेस्ट बंगाल में क्यों? क्योंकि जूट को चाहिए बारिश। समझ में आई? भूलोगे? याद रहेगा ना? अब देखो हम मिनरल्स और एनर्जी और रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, नहीं बात करेंगे, यहाँ पे सिर्फ ओर माइंस के बारे में बात करेंगे, और कहाँ कहाँ आयरन ओर है उसी के बारे में बात करेंगे। मैंने रेड एंड येलो सॉइल के बारे में बताया, कान से सुने थे ठीक से कॉन्सेंट्रेशन के साथ। तो अब सुनो मेरी बात कि मैंने क्या बताया था रेड एंड येलो सॉइल में, कि वही रेड एंड येलो सॉइल पाया जाएगा जहां पे आयरन की ओर मिलेगी। और आयरन की ओर मैंने कहां बताया था मिलती है? इस वाले रीजन में मेरे भाई। देख लो तुम कि क्या आयरन पूरे मैप में तुम्हें कहां दिख रहा है सबसे ज्यादा? वही दिख रहा है ना जहां पे रेड एंड येलो सॉइल पाया जाता है। तो रेड एंड येलो सॉइल अगर तुम याद कर लोगे तो तुम्हें यह भी तो पता चल जाएगा कि आयरन कहां पाया जाता है भाई। तो अब तुमसे कोई पूछे आयरन कहां पाया जाता है, सीधा मयूरभंज उड़ीसा, सीधा दुर्ग छत्तीसगढ़, बेलाडिया छत्तीसगढ़, बेलारी कर्नाटक, कर्नाटक में दो है, एक बेलारी एक कुद्रेमुख में ही जो है वो कर्नाटक में ही कोलार फील्ड है, वही केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड, इसी के ऊपर तो नाम है। सीधा केजीएफ देखना है, KGF1 KGF2 ऐसे नहीं काम चलता ना। क्यों नाम है KGF? कोलार गोल्ड फील्ड, और वो कोलार कर्नाटक में ही है, सिंपल। और वहीं पे सोना पाया जाता है, इसीलिए वहां पे तुमने सोने के बारे में स्टोरी देखी होगी। कर्नाटक में दो बेलारी कुद्रेमुख, छत्तीसगढ़ में दो दुर्ग और बेलाडिला, छत्तीसगढ़ में दो दुर्ग बेलाडिला, कर्नाटका में दो बेलारी कुद्रेमुख, और उड़ीसा में एक मयूरभंज। एक और है,
एक नहीं और भी है, बोकारो झारखंड में, रानीगंज वेस्ट बंगाल में, तालचर उड़ीसा में, नईवेली तमिलनाडु में। उसके बाद ऑयल फील्ड है, दिग्बोई, नारकटिया, उसके बाद आसाम में जो की है, मुंबई हाई महाराष्ट्र में, कलोल, अंकलेश्वर। ये सारे ऐसे रीजन है जो तुम्हें प्रॉपर याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक्स नहीं है, इसमें कोई ट्रिक्स नहीं है, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। ये ऑयल फील्ड से जहां पे हमें कच्चा तेल मिलता है और उसी कच्चे तेल से हम पेट्रोल बनाते हैं, ठीक है। अब देखो ये वहीं पे मार्क किया हुआ है मैंने, दिग्बोई कहाँ है, मुंबई हाई कहाँ है, ताकि तुम्हें एक आइडिया लग सके, तुम मैप को बार बार देखोगे तो तुम्हें याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं यहां पे कोल फील्ड के बारे में। कोल फील्ड क्यों? क्योंकि कोयले की वजह से ही तो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना अच्छा है। जिस भी देश में कोयले की खदान अच्छी होती है, जिस भी देश में अच्छी मात्रा में कोयला पाई जाती है, उस देश का विकास बहुत तेजी से होता है। और इंडिया में भी ठीक ठाक अमाउंट में कोयला पाया जाता है। कहां कहां पाया जाता है? तो सबसे पहले जब कोयला की खदान की शुरुआत हुई, कोल निकालना शुरू किया गया, तो वो शुरू किया गया था वेस्ट बंगाल के रानीगंज इलाके में। तो इसीलिए रानीगंज को जो है वो ओल्डेस्ट कोल माइन ऑफ इंडिया बोलते हैं। और मध्य प्रदेश में एक सिंगरौली वाला जगह है, वहां पे उसको लार्जेस्ट कोल फील्ड बोलते हैं एमपी का, बस और कुछ नहीं। रामागुंडम तेलंगाना में है, नामरूप आसाम में है, बस सिंपल, देखो लिखा हुआ है। और एक चीज तुम नोटिस करोगे कि जहां जिस भी रीजन में आयरन की मात्रा पाई जाती है, उसी रीजन में जो है वो कोल भी पाया जाता है, ठीक है। और ये चीज है न्यूक्लियर पावर प्लांट, 4 है, नरोरा, काकरापार, तारापुर, कलपक्कम। नरोरा कहाँ? यूपी में। काकरापार यहाँ है गुजरात में, तारापुर यहीं है सेम महाराष्ट्र के पास, दोनों अगल बगल में ही है। पर एक जो है वो काकरापार जो है वो क्या कहते हैं गुजरात में है, और तारापुर जो है वो महाराष्ट्र में है। उसके बाद यूपी में नरोरा यहाँ है, देख लो। और ये कलपक्कम जो है, कलपक्कम नाम से भी लग रहा है तमिलनाडु में होगा, तो ये तमिलनाडु में है। मतलब सिर्फ इसी रीजन में है, इस रीजन में जो है वो नहीं है। अब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहां कहां है? मतलब कॉटन, देखो गौर से सुनो मेरी बात, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूछ रहा है, तो कॉटन की खेती कहां होती है भाई? कहां होती है? इस रीजन में मैंने बताया था, इस रीजन में बताया था कि ब्लैक सॉइल पाई जाती है, इसीलिए कॉटन की खेती यहां होती है। ब्लैक सॉइल जहां पाया जाएगा वही ना, देख लो, सिंपल देख लो भाई। इंदौर, सूरत, मुंबई, यहीं पे कॉटन इंडस्ट्री पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहीं पे कॉटन बनती है, तो कॉटन इंडस्ट्री के लिए यहां पे लगाना जरूरी है। और एक कोयम्बटूर और दूसरा कानपुर में भी पाया जाता है। कुछ नहीं है, सब कुछ लॉजिक के ऊपर में है, सब कुछ आसान है भाई। अब आयरन और स्टील प्लांट्स के बारे में बोल रहा है कि आयरन का और स्टील का प्लांट्स इंडिया में कहां कहां है, तो वही होगा ना जैसे कॉटन की जो इंडस्ट्री है वो कहां है, तो जहां पे कॉटन का प्रोडक्शन होता है वहीं इंडस्ट्री होगी। उसी तरीके से आयरन और स्टील का प्लांट कहां होगा? जहां पे आयरन और स्टील मिलेगा वहीं। तो आयरन मिलेगा कहां? इस रीजन में, इसीलिए आयरन की प्लांट यहीं पे पाई जाती है। देखो बोकारो में कोयला भी पाया जाता है, आयरन भी पाया जाता है, दुर्गापुर में भी आयरन पाया जाता है, जमशेदपुर टाटा के बारे में सुना होगा, जमशेदपुर में इसीलिए जो है वो क्या कहते हैं आयरन पाया जाता है। और यहाँ भिलाई में जो कि छत्तीसगढ़ में, वहां पाया जाता है। विजयनगर हो गया, उसके बाद सलेम हो गया। तो 1-2 बार तुम्हें बार बार देखना है, तुम्हें सब कुछ मैं याद करा दूंगा। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अब थोड़ा सा मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर देख लो, नोएडा के बारे में तो पता होगा ना कि कितना आईटी सेक्टर है यहाँ पे। गांधीनगर के बारे में पता होगा, मुंबई के बारे में पता होगा, पुणे देखो, पुणे, मुंबई, गांधीनगर, नोएडा, ये आसान है। ये बेंगलुरु भी आसान है, बेंगलुरु और चेन्नई। बस जो तुम्हें याद करना है, एक हैदराबाद याद करना है, एक तिरुवनंतपुरम याद करना है। कोई भी पूछे कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कहां है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, मतलब आईटी सेक्टर कहां है, मतलब नोएडा में है ना, भी पता होगा ना कि हाँ एनसीटी डेवलप हो रहा है, और उसके बगल में नोएडा को बहुत ज्यादा योगी जी डेवलप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहीं पे आईटी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लगाया गया नोएडा में और मुंबई में। तो नोएडा, गांधीनगर बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, चलो नोएडा, मुंबई, पुणे और बेंगलुरु। नोएडा, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, चेन्नई, इतना तो पता है ना। नोएडा, बेंगलुरु, चेन्नई और क्या है, नोएडा, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, इतना तो याद है। उसके बाद एक गांधीनगर,
उसके बाद गांधीनगर, हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम कहाँ है? केरला में। गांधीनगर से नाम तो पता है, गांधीनगर गुजरात। उसके बाद ये पुणे महाराष्ट्र, बेंगलुरु कर्नाटक, चेन्नई। समझ में आ गया? ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। इसी को मैंने मैप में भी दिखाया था। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पोर्ट्स की। क्यों सर, क्यों बात करेंगे हम पोर्ट्स की? पोर्ट्स होते क्या? कुछ बच्चों को अगर नहीं पता होगा तो मैं बता दूं। पोर्ट्स मतलब ऐसा जगह है, जैसे ट्रेन जहां कहां रुकती है, ट्रेन कहां रुकती है? रेलवे पे पटरी पे रुकती है, बहुत बढ़िया। लेकिन उसको क्या बोला है? तो पटरी हर जगह रहती है, लेकिन हर जगह तो ट्रेन नहीं रुकती है ना। एक प्रॉपर एक जगह होता है, उस जगह को हम लोग बोलते हैं रेलवे स्टेशन। उस जगह पे, रेलवे स्टेशन पे ट्रेन रुकती है। उसी तरह से जो बड़ा बड़ा जो शिप का कंटेनर है, जो बड़ा बड़ा जहाज है, वो भी तो कहीं रुकेगी ना, उसका भी तो कोई स्टेशन होगा ना। तो उसका रुकने का जो जगह होता है उसी को हम पोर्ट्स बोलते हैं। और वो पोर्ट्स कहाँ कहाँ? एक कांडला में है, एक मुंबई में है, एक मरमागांव में है, एक नियर मैंगलोर है, एक कोची, तुट्टीकोडी, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया। ये इतनी आसानी से याद नहीं होगा, इतनी आसानी से ये याद नहीं होगा, तो ये देखना पड़ेगा बार बार, ठीक है। और ये तुम एक चीज नोटिस करो कि इस वाले रीजन में पोर्ट्स ज्यादा है, इस वाले रीजन में पोर्ट्स कम है, क्योंकि यहां की, अब क्या क्यों है क्या नहीं है ये छोड़ दो, अब रहने दो। तो कांडला कहां है? गुजरात में। यहां देखो, गुजरात में सीधा, मुंबई महाराष्ट्र में, मरमागांव गोवा में, गांव से गोवा। मैंगलोर कहां है? कर्नाटक, मैंगलोर कर्नाटक। उसके बाद कोची, टुट्टीकोडी, कोची कहां है? केरला में। टुट्टीकोडी तमिलनाडु में, तमिलनाडु में दो हैं, टुट्टीकोडी और चेन्नई। उसके बाद आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दिया। हल्दिया बंगाल में, पारादीप उड़ीसा में, ठीक है। अब यहां देखो, हम कुछ नया नया चीजें हम बात करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो बच्चों, लार्जेस्ट पोर्ट इसमें से कौन है? लार्जेस्ट पोर्ट इसमें से कौन है मेरे भाई? अगर लार्जेस्ट पोर्ट पूछे तो क्या बोलोगे, कौन सा है? तो भैया मुंबई, मुंबई लार्जेस्ट पोर्ट कहलाता है। और विशाखापट्टनम जो है वो क्या कहलाता है भाई? वो कहलाता है डीपेस्ट पोर्ट। मतलब ये लार्जेस्ट हो गया और ये डीपेस्ट हो गया। सर लार्जेस्ट समझ में आ गया, डीपेस्ट समझ में आ गया, अब ये भी तो बताओ कि ओल्डेस्ट पोर्ट कौन सा है? तो भैया ओल्डेस्ट पोर्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बंगाल में, ठीक है। और सबसे बिजिएस्ट पोर्ट कौन सा है भाई? सबसे बिजिएस्ट पोर्ट कौन सा है? तो जवाहरलाल नेहरू, जो कि मुंबई में है, ठीक है। देखो, ओल्डेस्ट पोर्ट बोले तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। न्यूएस्ट पोर्ट बोले वाधवा, वाधवा पोर्ट। बिजिएस्ट पोर्ट मुंबई, ठीक है। अब देखो, बात करते हैं हम नेशनल जो कि नेशनल इकोनॉमी का लाइफलाइन है। कौन से लाइफलाइन है? एयरपोर्ट्स। रेलवे स्टेशन समझ में आ गया, अब शिप का स्टेशन भी पोर्ट समझ में आ गया। अब एयर का बात करते हैं। तो एयर के एयरवेज का कैसे होते हैं? एयर मतलब जो एरोप्लेन लैंड करता है कहाँ करता है? एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट कौन कौन से? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अमृतसर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, यही सब है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, तो ये है। और इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि हमारा जो सेशन है वो इतना अमेजिंग तरीके से बीत गया। और इसी सेशन को करने के लिए मैंने जो जो आपको मैप्स बताए हैं, उन मैप्स को आप रिवाइज कीजिए, इस वीडियो को आप बार बार देखिए। और अगर आपको अच्छा कंटेंट लगा, अगर आपको ये वीडियो अमेजिंग लगा, तो आप अगर बोलेंगे तो मैं हिस्ट्री के मैप्स भी ऐसे ही आपके साथ डिस्कस करूंगा अपने ट्रिक्स के साथ। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस सेशन को आप लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट्स आपके एग्जाम्स के लिए लेते आएंगे। और अगर आपको हिस्ट्री के भी मैप्स के बारे में जानने हैं, जो मैप्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में आपको जानना है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और मैं उनके ऊपर में वीडियो बनाऊंगा। तो डू कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन और लेट मी नो कि मैं आपकी और किस तरह से हेल्प कर सकता हूं। इसी के साथ दिस इज प्रशांत झा साइनिंग ऑफ।